मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल नीट तैयारी बाय सौरभ प्रजापति परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम द गवर्नमेंट कॉलेज। हम लोगों ने जीओसी का लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और खत्म कर चुके हैं। अब हम कौन सा लेक्चर शुरू करेंगे? लेक्चर 4। तो हम रिकॉल करा देते हैं। लेक्चर 3 पे हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। लेक्चर 3 में हमने पहली हेडिंग क्या पढ़ी थी? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हमने उसमें होमोलॉगस सीरीज के बारे में जाना, फिर कुछ होमोलॉगस सीरीज के बारे में हमने लिखा, उसका जनरल फार्मूला हमने पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के आधार पे। फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन पढ़ा था कि कितने प्रकार के कार्बन होते हैं। 1 डिग्री कार्बन होता है कि 2 डिग्री कार्बन क्या होता है, 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, 4 डिग्री कार्बन क्या होता है। फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ जो है इरिल ग्रुप भी हमने पढ़ा था। अब हम शुरू करते हैं लेक्चर 4। लेक्चर 4 जो कि इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसमें हम कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉन्जुगेशन हेडिंग डालिए, कॉन्जुगेशन, जिसको हम रेजोनेंस भी कहते हैं। कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन में सबसे पहले ये लिखिए कि सी डबल बॉन्ड सी से डायरेक्टली अटैच कोई भी एटम हो। मान लीजिए एटम क्या है? ए है। ये हमारा क्या हो गया? CH2 ग्रुप हो गया। ये हमारा क्या हो गया? CH हो गया। तो सी डबल बॉन्ड सी से डायरेक्टली अटैच एटम पे अगर लोन पेयर LP क्या हो गया? लोन पेयर हो गया। ठीक है। फ्री रेडिकल FR क्या हो गया? फ्री रेडिकल हो गया। निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज CHARGE, निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। सी डबल बॉन्ड सी से डायरेक्टली अटैच एटम पे अगर लोन पेयर या फिर फ्री रेडिकल या फिर निगेटिव चार्ज या फिर पॉजिटिव चार्ज या फिर पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, अगर इनमें से कोई भी चीज आ जाती है तो उस एटम पे क्या होगा? कॉन्जुगेशन होगा। तो कॉन्जुगेशन के लिए सिंपली अगर आप लॉजिकली रूप से अगर माइंड में रखना चाहें तो कॉन्जुगेशन क्या हो गया कि सी डबल बॉन्ड सी से डायरेक्टली अटैच एटम पे लोन पेयर, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन या आपका निगेटिव चार्ज या फिर पाई बॉन्ड, अगर इनमें से कोई भी चीज आ जाती है तो वहां पे क्या होगा? कॉन्जुगेशन होगा। तो हम कॉन्जुगेशन हमने लॉजिक रूप से पढ़ लिया। अब कॉन्जुगेशन की अगर हम डेफिनेशन लिखें, कॉन्जुगेशन को हम डिफाइन करें तो क्या डिफाइन करेंगे? क्या चीज हम डिफाइन करेंगे? तो इसको आप यूं लिखें जिस तरह से हम लिख रहे हैं। इफ एनी एटम, इफ एनी एटम, if any atom bonded, if any atom bonded, if any atom bonded directly, if any atom bonded directly, if any atom bonded directly with C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C से डायरेक्टली अटैच जो एटम होगा, इफ एनी एटम बॉन्डेड डायरेक्टली विद C डबल बॉन्ड C विद सिंगल बॉन्ड, विद सिंगल बॉन्ड, विद सिंगल बॉन्ड एंड हैविंग, वो जो एटम है उसके बाद क्या हो? एंड हैविंग, इफ एनी एटम डायरेक्टली बॉन्डेड विद C डबल बॉन्ड C विद सिंगल बॉन्ड एंड हैविंग लोन पेयर, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, लोन पेयर हो या फिर फ्री रेडिकल हो या फिर निगेटिव चार्ज हो, निगेटिव चार्ज हो, निगेटिव चार्ज या फिर
पॉजिटिव चार्ज या फिर पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। देन there will be conjugation, तब वहां पे क्या होगा, conjugation होगा। then there will be conjugation, then there will be conjugation। तो ये हमने डेफिनेशन लिखी है किसकी, कि कंजुगेशन कहां पे होगा, वो हमने कंडीशन बताई है आपको, इसे आप नोट करें। तो कॉन्जुगेशन क्या, एक बार और मैं रिकॉल कर देता हूं। तो कॉन्जुगेशन क्या हो गया, सी डबल बॉन्ड सी से डायरेक्टली अटैच जो एटम हो उसके पास अगर लोन पेयर फ्री रेडिकल निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या पाई बॉन्ड हो तो क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा। इफ एनी एटम बॉन्डेड डायरेक्टली विद सी डबल बॉन्ड सी विद सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी के साथ ये एटम कैसे बॉन्डेड है, सिंगली बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, जुड़ा हुआ है। एंड हैविंग लोन पेयर हो, फ्री रेडिकल हो, नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, पाई बॉन्ड हो, देन देयर विल बी कंजुगेशन। वो जो एटम है वो क्या कहलाएगा, कंजुगेटेड एटम कहलाएगा। ये कंजुगेशन हो गया, आप इसे नोट करें। अब हम इसको रफ करते हैं, अब हम क्या करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ये इस प्रकार से हमने क्या जाना कि कंजुगेशन होने की स्थिति क्या होगी, सी डबल बॉन्ड सी से डायरेक्टली अटैच एटम जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो उसके ऊपर अगर लोन पेयर, फ्री रेडिकल, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या पाई बॉन्ड हो तो वो क्या करेगा, कंजुगेशन करेगा। अगली हेडिंग में आप ये डालें कि कंजुगेट पोजीशन क्या होंगी, कॉन्जुगेट पोजीशन। अब हम बात क्या करने जा रहे हैं, कॉन्जुगेट पोजीशन की, कॉन्जुगेट पोजीशन, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमने क्या बना लिया, बेंजीन रिंग बना ली, ये क्या बन गई आपकी, बेंजीन रिंग बन गई। बेंजीन रिंग के बाद कितने पाई बॉन्ड होते हैं, 3 पाई बॉन्ड होते हैं, हमने 3 पाई बॉन्ड ड्रॉ कर लिए, 3 पाई बॉन्ड हमने ड्रॉ कर लिए। अब ये मान लीजिए यहां पे कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है, मान लीजिए OH अटैच है, ठीक है। तो जो ये हमने क्या बनाया, बेंजीन रिंग बनाया, उसके ऊपर OH ग्रुप, इसे फिनॉल कहा जाता है। तो जो भी साइड पे, जो भी ग्रुप रिंग के साइड पे जो भी ग्रुप अटैच होता है उसके जस्ट बगल वाली जो पोजीशन होती है उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, आर्थो पोजीशन। तो इसके बगल में एक ये पोजीशन है, ठीक है, इसके जस्ट बगल में कौन सी पोजीशन है, एक ये, तो इसे हम क्या कहेंगे, आर्थो पोजीशन, आर्थो। या हम इधर से नंबरिंग ना करके इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, ये भी पोजीशन, ये भी इसके जस्ट बगल में, ये भी क्या हो गई, आर्थो पोजीशन, आर्थो पोजीशन, ठीक है। और जो आर्थो के जस्ट जो बगल में पोजीशन होगी ये पोजीशन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मेटा पोजीशन। ये क्या हो गई, मेटा पोजीशन, इसको भी हम मेटा पोजीशन कहेंगे, ये क्या हो गई, मेटा पोजीशन, ठीक है। आर्थो जस्ट बगल में, ग्रुप के जस्ट बगल में, ये जो साइड ग्रुप लगा है उसके जस्ट बगल में जो भी ग्रुप आएगा, ये जो रिंग पे जो ग्रुप लगा होता है उसके जस्ट जो बगल वाली पोजीशन होती है वो आर्थो होती है, उसके बाद वाली मेटा होती है, और उसके बाद वाली ये जो पोजीशन है ये क्या होगी, पैरा पोजीशन, ये क्या होगी, पैरा पोजीशन। तो अगर मान लीजिए नंबरिंग हम इधर से करना शुरू करें, यहां से, तो मान लीजिए ये नंबर 1 वाला कार्बन हो गया, ये क्या हो गया, नंबर 2 हो गया, ये मान लीजिए नंबर 3 हो गया, ये नंबर 4 हो गया, ये नंबर 5 हो गया, ये नंबर 6 हो गया, ये मान लीजिए पोजीशन 7। तो जो कंजुगेट पोजीशन है वो कौन सी पोजीशन होती है, अल्टरनेट पोजीशन। कंजुगेट पोजीशन कौन सी होगी, जो अल्टरनेट पोजीशन है वो हमारी कंजुगेट पोजीशन कहलाती है। तो यहां पे कंजुगेट पोजीशन कौन सी हो जाएगी, 1, 3, 5 और 7,
ये जो पोजीशन है ये क्या पोजीशन कहलाएगी? कंजुगेट पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है? सी से कंजुगेट, पी से पोजीशन, इसे आप पूरा लिखेंगे कंजुगेट पोजीशन। तो ये हमारी कौन सी पोजीशन हो गई? कंजुगेट पोजीशन। तो नीचे अगर हम लिखना चाहें इसके नीचे क्या लिख सकते हैं कि आर्थो एंड पैरा, आर्थो एंड पैरा पोजीशंस, आर्थो एंड पैरा पोजीशंस आर conjugate position, आर्थो एंड पैरा पोजीशंस आर conjugate positions, आर्थो एंड पैरा आर conjugate position and आर्थो एंड पैरा positions are conjugate position and there is no रेजोनेंस एट मेटा पोजीशन। रेजोनेंस कंजुगेशन को ही रेजोनेंस भी कह सकते हैं। देयर इज नो रेजोनेंस एट, एम से क्या होगा? मेटा पोजीशन, POSITION। तो आर्थो और पैरा पे कंजुगेट पोजीशन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, अगर ये डोनेटिंग ग्रुप लगा है तब। तो आर्थो एंड पैरा पोजीशंस आर कंजुगेट पोजीशन एंड देयर इज नो रेजोनेंस एट मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन पे कोई भी कंजुगेशन नहीं होगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ कि रेजोनेंस, इसका मतलब ये हुआ कि रेजोनेंस जो होगी वो ऑलवेज टेक प्लेस एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन। रेजोनेंस always takes place at आर्थो एंड पैरा पोजीशंस। तो आर्थो एंड पैरा पोजीशंस आर कंजुगेट पोजीशन एंड देयर इज नो रेजोनेंस एट मेटा पोजीशन। तो रेजोनेंस हमेशा कहां पे होगी? आर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे होगी। अब देखिए हम यहां पे आपको दिखा रहे हैं कि इसके ऊपर आप जानते हैं कि दो लोन पेयर होंगे ऑक्सीजन के पास। ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास क्या है? दो लोन पेयर है। तो ये जो है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस पे ज्यादा है। ठीक है, तो ये किसी को दे सकता है, मतलब यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। तो मान लो कि ये इस तरह से टूटा। ठीक है, तो इस पे क्या आया? पॉजिटिव, सॉरी एक मिनट, इसको हम इस तरफ से तोड़ते हैं। अगर इसको हमने इस तरह से ब्रेक किया, ये पाई बॉन्ड, तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आया और नेगेटिव चार्ज यहां पे आया। ठीक है, अब यहां पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या कर जाएंगे? रिपेल कर जाएंगे। तो ये इस जो कंपाउंड की स्टेबिलिटी के लिए सही नहीं है। तो इसलिए ये फिर इस तरह से टूटा। यहां पे पॉजिटिव चार्ज आया, यहां पे नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, यहां पे क्या आया? नेगेटिव चार्ज। अब ये फिर ये टूटेगा, ये इस तरह से फिर टूटेगा। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो कहां पे आ रहा है? आर्थो पोजीशंस पे आ रहा है और पैरा पोजीशन पे आ रहा है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आर्थो और पैरा पोजीशंस पर ही आ रहे हैं। मेटा पोजीशंस में इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे हैं, वहां पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो रेजोनेंस कहां पे हो रही है? आर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे। इसको नोट डाउन कर लें।
अब हम इसको रफ करते हैं। अब हम आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन के बारे में बताएंगे। तो अभी तक हमने क्या सीखा है, सी डबल बॉन्ड सी से डायरेक्टली अटैच एटम पे अगर निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर, फ्री रेडिकल अगर आ जाते हैं या पाई बॉन्ड भी आ जाए तो वो पोजीशन क्या कहलाएगी, रेजोनेटिंग पोजीशन कहलाएगी, कंजुगेट पोजीशन कहलाएगी। वो एटम जिसपे निगेटिव पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर आ रहा होगा उसे हम कंजुगेट एटम बोलेंगे। तो अब हम रेजोनेंस से कुछ एग्जांपल बता रहे हैं। पहला एग्जांपल लिखें, रेजोनेंस का पहला एग्जांपल मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पहला एग्जांपल हो गया। ये CH2 होगा। ठीक है, तो अब हम क्या कह रहे हैं कि यहां पे कंजुगेशन हो सकता है, क्योंकि हमने आपको क्या बताया कि C डबल बॉन्ड C से डायरेक्टली अटैच एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, लोन पेयर या फ्री रेडिकल आ जाता है तो वहां पे रेजोनेंस होगी, वहां पे कंजुगेशन होगा। मतलब कि जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई न्यूट्रॉन है वो जो है यहां से यहां हम लोग अपनी पोजीशंस को चेंज करेंगे। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके बगल में पॉजिटिव चार्ज अगर आएगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए ये कोशिश करेगा कंपाउंड कि यहां पे निगेटिव चार्ज ही आए। तो निगेटिव चार्ज कब होगा, जब ये हमारा पाई बॉन्ड इस रूप से टूटेगा। ठीक है, तो इस रूप से टूटेगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जब निगेटिव चार्ज, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ये क्या कर लेगा, बॉन्ड क्रिएट कर लेगा, ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल होंगे। तो अब क्या हो गया, अब क्या कंडीशन बन गई, रेजोनेंस होने के बाद यहां पे प्लस चार्ज आ गया, ये सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड टूट चुका है, यहां पे CH, ठीक है, ये निगेटिव चार्ज था, यहां पे पॉजिटिव चार्ज था CH2 पे, ये निगेटिव पॉजिटिव चार्ज मिलके एक पहले से एक बॉन्ड था ही, एक बॉन्ड और क्रिएट कर लिया। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बदल के ये हो गया। ठीक है, ये हम कह सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट। इसे हम क्या कहेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड। ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड हो गया। अब हम दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं। मान लो ये CH2 है, ये डबल बॉन्ड CH है, ये सिंगल बॉन्ड, ये क्या है, CH2 माइनस है। ठीक है, फिर वही कंडीशन यहां पे लग रही है कि C डबल बॉन्ड C से अगर डायरेक्टली अटैच कोई एटम है, C डबल बॉन्ड C से डायरेक्टली अटैच कोई एटम है, उसके ऊपर निगेटिव चार्ज, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड, इन पांच में से कोई एक चीज होनी चाहिए। यहां पे आपको निगेटिव चार्ज दिख रहा है तो इसका मतलब ये जो एटम है ये क्या है, कंजुगेट एटम है, यहां पे कंजुगेशन होगा। तो अब देखो, अब इस बॉन्ड को हम कैसे तोड़ेंगे, अब यहां पे निगेटिव चार्ज अगर आ जाए, ऐसे हम तोड़े कि निगेटिव आ जाए तो स्टेबिलिटी घटेगी, क्योंकि दो निगेटिव निगेटिव एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन निगेटिव पॉजिटिव रह सकते हैं। अगर निगेटिव निगेटिव एक साथ रहने लगे तो ये क्या हो जाएगा, समलैंगिकता हो जाएगी। इसलिए निगेटिव पॉजिटिव के साथ रह सकते हैं, इसलिए इस बॉन्ड को हम कैसे तोड़ेंगे, इस तरह से तोड़ेंगे। यहां पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, यहां पे निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया, CH2 माइनस हो गया। ठीक है, ये हमारा सिंगल बॉन्ड बचा, ये CH हो गया, ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, ये निगेटिव पॉजिटिव मिलके पाई बॉन्ड को क्रिएट कर लिया, ये हमारा CH2। इसे हम कह सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये क्या हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड। अब इसके बाद
हम जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। ये मान लो हो गया CH2, ये डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। ये जो तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ये क्या है, फ्री रेडिकल। तो हमने फिर वही चीज कंडीशन फॉलो हो रही है कि C डबल बॉन्ड C से डायरेक्टली एटम पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज लोन पेयर फ्री रेडिकल आ रहा हो तो वहां पे रेजोनेंस क्या होगी, वहां पर रेजोनेंस होगी। तो जब रेजोनेंस होगी तो अब हम यहां पे जाहिर सी बात है ये एक इलेक्ट्रॉन है तो ये टूटेगा इस तरह से। आप अगर ध्यान से इन दो को देखें तो यहां पे हमने एरो अलग लगाया है, यहां पे एरो अलग लगाया है। अगर आपका एरो इस तरह से आ जाए, ठीक है, फुल एरो, तो ये शो करता है 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को। ये किसे शो करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को। अगर यही एरो हाफ एरो हो जाए तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को शो करता है। ये क्या शो करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को। तो यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो ये स्ट्रक्चर कैसे आपको अब दिखेगी, CH2। अब 1 इलेक्ट्रॉन तो इधर इसके पर रह ही जाएगा तो ये फ्री रेडिकल रहेगा इसके पास, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये CH हो जाएगा। क्योंकि ये फ्री रेडिकल यहां पर भी एक आ गया, यहां पर भी दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ये आपका फ्री रेडिकल से रिलेटेड एग्जांपल हो गया। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड। समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। अभी मुझे एक और एग्जांपल देना है, इसको पहले नोट डाउन कर लें। तो ये पहला एग्जांपल मैं रफ करता हूं। अभी तक आपने नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल को आते हुए आपने देख लिया है। अब जो अगला एग्जांपल मैं दे रहा हूं, फोर्थ एग्जांपल, वो देखें। ये हमारा क्या है, CH2 है, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये हमारा CH हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये हमारा फिर CH हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, CH2। ठीक, तो अब देखो C डबल बॉन्ड C से डायरेक्टली अटैच एटम पे क्या है, पाई बॉन्ड है, यहां पे पाई बॉन्ड है। हमने क्या कहा था, अभी हमने कुछ देर पहले क्या कहा था कि C डबल बॉन्ड C से डायरेक्टली अटैच एटम पे अगर पाई बॉन्ड भी आ जाए तो वहां पे कंजुगेशन होगा, वहां पे कंजुगेशन होगा। ये चीज हमने आपसे कही थी, ठीक है। तो अब ये बॉन्ड भी कैसे ब्रेक करेंगे, मान लो इसने कैसे ब्रेक किया, इस तरह से ब्रेक किया, तो इसके ऊपर जाहिर बात नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहां पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है तो अब ये बॉन्ड हम ऐसे तोड़ेंगे कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज आए, नेगेटिव चार्ज ना आए। क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव साथ में नहीं रह सकते, तो इसको हमने इस तरह से तोड़ा, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव चार्ज चूंकि एक दूसरे के एडजेसेंट है तो क्या क्रिएट कर लेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे और बॉन्ड को क्रिएट कर लेंगे। ठीक, तो ये देखें CH2 यहां पे हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये सिंगल बॉन्ड रह जाएगा CH, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड क्रिएट कर लिया, CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। ये आपका क्या हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकेंड। ये आपका क्या हुआ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट। ठीक है, मुझे यकीन है आपको समझ में आ गया होगा ये स्ट्रक्चर।
अब मैं ये जो दूसरा वाला एग्जांपल मैंने लिखा है इसको मैं रफ करता हूँ और तीसरा वाला भी रफ करता हूँ। ये आपको मैंने अभी तक 4 एग्जांपल दिए जिसके जरिए हमने समझाने का आपको प्रयास किया कि कॉन्जुगेशन कहाँ होगा और कैसे होगा। रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, और जीओसी जितनी अच्छी समझेंगे उतना ही अच्छा आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब अगला एग्जांपल जो मैं दे रहा हूं, ये 5th एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए ये क्या है, बेंजीन रिंग है, ठीक। ये क्या है, बेंजीन रिंग है। ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया। मान लो इसको हमने यू तोड़ा, ठीक। तो जाहिर सी बात है तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि निगेटिव चार्ज यहां पे क्रिएट हो चुका है। तो अब निगेटिव चार्ज यहां आ नहीं सकता, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो हम इसे कैसे तोड़ना पड़ेगा, यू तोड़ना पड़ेगा। यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर इस यहां पर भी निगेटिव चार्ज नहीं है, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज, इसको इस तरह से तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे हमने इस तरह तोड़ा था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो निगेटिव पॉजिटिव मिलके बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। निगेटिव पॉजिटिव मिलके बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे, निगेटिव पॉजिटिव मिलके बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे। तो इसका अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। निगेटिव पॉजिटिव मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड क्रिएट हुआ, निगेटिव पॉजिटिव मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड क्रिएट हुआ, निगेटिव पॉजिटिव मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड क्रिएट हुआ, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए किसके, बेंजीन रिंग के। इसे नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है ये बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जल्दी से नोट करें। अब जब इतना हो गया, हमने ये जान लिया अब तक कि C डबल बॉन्ड C से, अब यहां पर भी आप देख लीजिए वही चीज हो रही है। C डबल बॉन्ड C से डायरेक्टली अटैच कार्बन एटम पे अगर पाई बॉन्ड, यहां पे पाई बॉन्ड है, तभी भी रेजोनेंस हो रही है। रेजोनेंस होने का कारण यही है कि C डबल बॉन्ड C से डायरेक्टली अटैच कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, लोन पेयर, फ्री रेडिकल अगर आ जा रहे हैं तो वहां पे कॉन्जुगेशन होगा, वहां पे पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी, वहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन एटम जहां पे है वहीं पे स्थित रहेंगे। ये चीज इंपॉर्टेंट है। एटम की पोजीशन नहीं चेंज होती है रेजोनेंस में, एटम की पोजीशन चेंज होती है टॉटोमराइजेशन में। तो इसीलिए टॉटोमराइजेशन को हम रेजोनेंस नहीं कंसीडर करते हैं। तो रेजोनेंस क्या है, तो लिखें रेजोनेंस क्या है, उसी के नीचे आप रेजोनेंस हेडिंग डाल लें, रेजोनेंस, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या है, इट इज अ इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर ही होगा। रेजोनेंस इज अ इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस resonance is an intramolecular process which involve identical position of atom, identical position of atom but डिफरेंट, एटम की पोजीशन वही रहेगी बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ, conjugated pi इलेक्ट्रॉन,
conjugated pi इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया। तो रेजोनेंस क्या हो गया, इट इज अ इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस है। जैसे बेंजीन में हमने देखा था अंदर ही अंदर मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा था। तो रेजोनेंस इज अ इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस विच इन्वॉल्व आइडेंटिकल पोजीशन ऑफ एटम। आपने जितने भी एग्जांपल्स पढ़े उसमें एटम की पोजीशन नहीं चेंज हो रही थी, सिर्फ कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज हो रही थी, उसे रेजोनेंस कहते हैं। और एक बात और लिखें, different structures of same molecule, different structures of same molecule, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल। अभी हमने आपको क्या लिखा था, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर फर्स्ट, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर सेकंड। तो ये आप जो ये दो स्ट्रक्चर हैं ये डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, लेकिन मॉलिक्यूल क्या था, एक ही था, डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ सेम मॉलिक्यूल। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल इन रेजोनेंस। इन रेजोनेंस, रेजोनेंस के दौरान जो डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको दिखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, different structure of same molecule in resonance are called resonating structure, resonating structures या फिर contributing structure, resonating structure या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, CANN, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल इन रेजोनेंस को हम क्या कहेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहेंगे। और ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है उन्हें हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे, कैनोनिकल स्ट्रक्चर कह सकते हैं और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कह सकते हैं। इसे बहुत अच्छे से नोट करें। ये हमने आपको बता दिया कि रेजोनेंस क्या है, ये एक इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस है जो कि इन्वॉल्व करता है क्या, एटम्स की पोजीशन वही रहेगी, सिर्फ कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज होगी। और ये जो रेजोनेंस के दौरान जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे ये क्या कहलाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएंगे, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहलाएंगे या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे। इतना हो गया। अब हम जो अगली इंपॉर्टेंट हेडिंग पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कंजुगेशन के लिए कंडीशन क्या रिक्वायर है, बोले C+1 से डायरेक्टली एटम पे अगर पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज लोन पे आ रहा हो तो वहां पे कंजुगेशन होगा। और अगला हमने क्या बताया, आपको एग्जांपल्स दिखाए, हमने वो आपको फॉलो करके बताया। फिर हमने क्या पढ़ा, रेजोनेंस क्या होता है उसकी हमने डेफिनेशन जानी और हमने रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ resonating, characteristics of resonating structures, characteristics of resonating structures। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेटिंग
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, हेडिंग इसको डाल लीजिए। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे, दे हैव, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, दे हैव आइडेंटिकल, they have identical position of atom, they have identical position of atom, they have identical position of atom, but different positions of conjugated pi electrons, ठीक है। देखो पहली कट से क्या होगी कि देखो आइडेंटिकल पोजीशन ऑफ एटम्स बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ कन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गई, पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई। और यही वो कारण है, ड्यू टू दिस रीजन, इसी में आगे बढ़ाएं, ड्यू टू दिस रीजन, ये इसी कारण के कारण, ड्यू टू दिस रीजन टॉटोमेरिक फॉर्म्स, टॉटोमेरिक forms are not considered as resonating structure, are not considered as RS resonating structure, RS का फॉर्म क्या है, resonating structure। तो ये टॉटोमर क्या है, अब उसको भी जान लीजिए। इतना नोट डाउन कर लिया कि दे हैव आइडेंटिकल पोजीशन ऑफ एटम बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ कन्जुगेटेड बाई इलेक्ट्रॉन, ये तो क्राइटेरिया आपको पता भी है। तो यही कारण है जिसके कारण टॉटोमेरिक फॉर्म को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं कंसीडर किया जाता है। अब टॉटोमराइजेशन क्या है ये जान लें। वैसे टॉटोमराइजेशन कई प्रकार के होते हैं, कीटोइनॉल टॉटोमराइजेशन होता है, नाइट्रो एसिंट्रो टाइप टॉटोमराइजेशन होता है, और नाइट्रोसोफॉर्म भी ऑक्सीजन होता है। तो हम कीटोइनॉल सिंपल पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए ये CH3 हुआ, ये C11O होगा, ये क्या होगा CH3, ये आपका क्या है कीटोन, ये क्या है कीटोन, क्यों, क्योंकि ये कीटो ग्रुप लगा हुआ है। जैसे टॉटोमराइजेशन में ये क्या होता है, यहां पे हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होता है। टॉटोमराइजेशन में क्या होगा, हाइड्राइड आयन टॉटोमराइजेशन में जो H+ का होता है वो क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ये किस तरह से टूटेगा, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। किसका ट्रांसफर होगा, H+ का ट्रांसफर होता है। हाइड्राइड आयन, मैं गलत बोल गया, H+ का ट्रांसफर होगा। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये किस तरह से टूट के जाएगा, ये टूट के जाएगा, H+ के रूप में ये जाएगा और सीधे यहां अटैक होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, यहां पे ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा था, यहाँ पे CH2- आ गया, समझ लीजिए। तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव मिल गए।
ये C हो गया, यहाँ पे ये OH हो गया, यहाँ पे ये C3 हो गया। ठीक है, ये हाइड्राइड आयन नहीं है, ये H प्लस है, प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा। तो ये क्या हो गया, ये कीटो ग्रुप था, ये इनॉल ग्रुप है। इनॉल ग्रुप, इनॉल ग्रुप क्यों कह रहे, क्योंकि ई मतलब डबल बॉन्ड और OH लगा है, ये क्या, इसके लिए क्या हम यूज करते हैं, ऑल। तो ये क्या हो गया, इनॉल ग्रुप हो गया, इसीलिए इसे कीटो इनॉल ट्रांसफर। अब यहाँ पे रेजोनेंस इसलिए नहीं कहा जा रहा है भाई, पाई बॉन्ड का तो इसमें भी ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन इसे रेजोनेंस इसलिए नहीं कहा रहा क्योंकि यहाँ पे एटम की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ लगा था, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे लग गया ऑक्सीजन के साथ, इसलिए इसमें एटम की पोजीशन चेंज होने के कारण इसे हम रेजोनेंस कंसीडर नहीं कर सकते। ये टाटोमराइजेशन का एक फॉर्म है जिसे आप आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की, कि एटम की पोजीशन नहीं चेंज होगी, सिर्फ कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज होगी। अब अगला पॉइंट, अगली कैरेक्टरिस्टिक लिखिए। ये हमने पहला पॉइंट जान लिया है रेजोनेटिव स्ट्रक्चर का, क्योंकि ये आप पहले पढ़ भी चुके थे ये वाला पॉइंट। तो इसमें नया क्या था, टाटोमराइजेशन, जिसको हमने आपको समझा दिया। अगला देखिए, they have similar energy, similar energy, similar energy, they have similar energy और slightly different energy, they have similar energy और slightly, they have similar energy और slightly different energy। मतलब कि जो अलग अलग टाइप के रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे उनकी एनर्जी में बहुत खासा अंतर नहीं होगा। अगर खासा अंतर होता तो ये आपस में बिना एनर्जी दिए हुए चेंज ही नहीं होते, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। तो बहुत कम अंतर होने के कारण ये एक दूसरे में क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, तो उनमें क्या होगी, दे हैव सिमिलर एनर्जी और स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। ये अगली कैरेक्टरिस्टिक होगी। अब अगली कैरेक्टरिस्टिक लिखें, they have equal number of paired and unpaired electron। जो पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो लगभग जो है इक्वल होंगे। दे हैव इक्वल नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। दे हैव इक्वल नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इंपॉर्टेंट है ये, स्टार बना दे रहा हूं इस पे। दे हैव इक्वल नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में इनमें अंतर नहीं पाएगा, वो जो है सेम पाए जाएंगे। ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट को मैं रफ कर रहा हूं। ये आपकी तीन कैरेक्टरिस्टिक हमने आपको बता दी। अब अगली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो और भी इंपॉर्टेंट है। अगली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और भी इंपॉर्टेंट है। उस कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या जानेंगे, अगली कैरेक्टरिस्टिक फोर्थ लिखिए, ड्यूरिंग रेजोनेंस, मतलब कि रेजोनेंस के दौरान, ड्यूरिंग रेजोनेंस each atom must follow, during resonance each atom must follow octet rule।
ड्यूरिंग रेजोनेंस ईच एटम मस्ट फॉलो ऑक्टेट रूल। ड्यूरिंग रेजोनेंस ईच एटम मस्ट फॉलो ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल को कैंसिल नहीं किया जा सकता, तो इतना लिखा। अब एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए ये क्या हो गया, NH3 प्लस, ठीक है। अगर ये बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड हो गया, ये क्या है, एनिलीनियम। एनिलीनियम एनिलीन होता है, उस पे H प्लस लग गया तो एनिलीनियम। अगर हम इसमें रेजोनेंस कराएं, अगर हम यहां पे रेजोनेंस कराते हैं, ठीक है, तो मान लियो इसमें अगर रेजोनेंस कराया जाए तो जाहिर सी बात है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होना चाहिए, तो ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा तभी यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट होगा। तो ये मान लो ये टूटा, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, ठीक है। ये इस तरह से टूटा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये इस तरह से टूटेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। जो NH3 प्लस ग्रुप है ये -R ग्रुप की तरह कार्य करता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये जो है ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देखो, आप देख सकते हैं प्लस चार्ज आ रहा है ऑर्थो पैरा पे, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दे रहा है। रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये जब बना हमारा, अब अगर हम देखें, अब इसमें जो बॉन्ड क्रिएट होंगे कहां पे होंगे, अब इसमें बॉन्ड कहां पे क्रिएट होंगे, ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आपका एक बॉन्ड ये क्रिएट हुआ, ठीक है, एक बॉन्ड यहां क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये स्ट्रक्चर हुआ। अब आप देखें कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में कितने ऑक्टेट कंप्लीट करने में कितने की कमी थी, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता है, नाइट्रोजन 7 होता है, 2, ठीक है, 5, मतलब कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको मात्र 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। तो यहां पे क्या हो गया, 3 हाइड्रोजन थे, ये तो 3 × 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे हो गए 7, 8, 9, 10, मतलब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। मतलब ऑक्टेट रूल को ये क्या कर रहा है, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, वो ऑक्टेट रूल फॉलो होना चाहिए रेजोनेंस में, ठीक है। तो यहां पे ऑक्टेट रूल नहीं फॉलो होने के कारण ये जो एनिलीनियम है ये रेजोनेंस नहीं शो करेगा, एनिलीनियम में रेजोनेंस नहीं शो होगा। तो ऊपर लिखे यहां पे एनिलीनियम में रेजोनेंस नहीं शो हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहां पे ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं किया जा रहा है, इसी के कारण एनिलीनियम रेजोनेंस नहीं शो कर रहा है, क्योंकि यहां पे ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं किया जाता, रूल का वायलेशन हो रहा है। तो एनिलीनियम क्यों नहीं शो कर रहा है, इसको लिख लें तो रीजन के टाइम आपको मदद करेगा। एनिलीनियम, एनिलीनियम डू नॉट फेवर, एनिलीनियम डू नॉट फेवर रेजोनेंस because nitrogen become
नाइट्रोजन बीकम पेंटावेलेंट, मतलब 5 बॉन्ड आ गए। ब्रैकेट में 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी के कारण ये रेजोनेंस नहीं शो कर रहा है। तो हमने दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, सिमिलर एनर्जी स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। तीसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि उनमें इक्वल नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। और अगला जो पॉइंट हमने पढ़ा वो उसमें हमने क्या पढ़ा कि ऑक्टेट रूल का वायलेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन एनिलीनियम में ऑक्टेट रूल का वायलेशन हो रहा है। इसी के कारण हम कह सकते हैं कि एनिलीनियम जो है रेजोनेंस नहीं शो कर रहा है। अब अगला पॉइंट लिखें। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि एटम की पोजीशन नहीं चेंज होनी चाहिए, इसीलिए टॉटोमर को हम रेजोनेंस नहीं कंसीडर करते हैं। अगला हमने क्या पॉइंट पढ़ा, सिमिलर एनर्जी या स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। अगला हमने क्या पढ़ा, इक्वल नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगला हमने पॉइंट क्या पढ़ा, ऑक्टेट रूल मस्ट बी फॉलोड। अब अगला जो पॉइंट हम पढ़ेंगे, फिफ्थ पॉइंट, ड्यूरिंग resonance each conjugated during resonance each conjugated atom must be during resonance each conjugated atom must be in same plane, एक ही प्लेन में होने चाहिए। मस्ट बी इन सेम प्लेन, जिसको हम क्या कह सकते हैं, कोप्लेनर। सेम प्लेन मतलब कोप्लेनर, एक साथ एक ही प्लेन में होने चाहिए। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अगर हम इसमें आपको एक एग्जांपल दें, एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, ये क्या है, बेंजीन रिंग है, ठीक है। ये हमारा क्या है, COO माइनस, ठीक है। ये हमारा क्या है, COO माइनस। एक यहां बॉन्ड है, एक यहां बॉन्ड है, एक यहां बॉन्ड है। ये हमारा COO माइनस हो गया। तो यहां पर बेंजीन रिंग के अंदर एक कॉन्जुगेशन हो रहा है, ठीक है। एक कॉन्जुगेशन इसमें हो रहा है, लेकिन बेंजीन रिंग और COO माइनस में कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है। इन दो, एक रिंग के बीच में और ये जो कार्बोनेट जो ग्रुप है इसके बीच में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि ये दोनों ये एक प्लेन में नहीं, डिसप्लेन है। इनकी ऐसी ज्योमेट्री होती है कि ये क्या होते हैं, डिसप्लेन होते हैं। और डिसप्लेन होने के कारण ही रिंग और कार्बोनेट ग्रुप के बीच में रेजोनेंस नहीं हो रही है।
इसका कलर क्या हो गया? इन दिस कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक जो CO माइनस क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड बेंजीन रिंग। इन दिस कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड बेंजीन रिंग are not in same plane, that's why no resonance between ring and carboxylic group. That's why there is no R for resonance. There will be no resonance between benzene ring एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इनके बीच में जो है रेजोनेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक प्लेन में नहीं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। फिफ्थ, अगला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, इसको नोट कर लें। अब अगला पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। अभी हमने 5 पॉइंट बहुत अच्छे से खत्म किए। अब 6th पॉइंट हम पढ़ेंगे। 5th पॉइंट में हमने क्या पढ़ा कि सभी कंजुगेटेड आइटम मस्ट बी इन सेम प्लेन। अगर सेम प्लेन में नहीं होंगे तो रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अब अगला पॉइंट पढ़ें, 6th पॉइंट, रेजोनेटिंग structures are not real structure. Resonating structures are not real structures, but resonance hybrid is real structures. जो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसे हम बेंजीन का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, ये बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर हमने सिंपली देखा हुआ है। ये जो है ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये आपका रियल स्ट्रक्चर नहीं। दरअसल होता ये है कि बॉन्ड एक टूटता जाता है, दूसरा बनता जाता है। और इतनी कम एनर्जी होती है आपस में कि आप अगर इसको रियल में देखेंगे तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड की तरह दिखेगा। इसका अगर बेंजीन रिंग का सही से स्ट्रक्चर शो किया जाए तो ये बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर है, ये आपका बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर शो करेगा। ये क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड। आपको अलग से नहीं दिखेंगे कि यहाँ पे बॉन्ड आया हुआ है, आप नहीं देख पाएंगे। तो ये हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड है, आर से रेजोनेंस, एस से हाइब्रिड। ये आपका क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेंजीन का। तो ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है? रियल स्ट्रक्चर है। ये आपका 6th पॉइंट हो गया, इसे नोट डाउन कर लें कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट रियल स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है आपके रियल स्ट्रक्चर नहीं होते, बल्कि रेजोनेंस हाइब्रिड आपका रियल स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा 6th पॉइंट
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हो गया। रियल स्ट्रक्चर क्या है आपका? रेजोनेंस रिलेटेड। तो अगली कैरेक्टरिस्टिक, सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक, there are two types of resonating structures. There are two types of resonating structure, दो प्रकार के आपको देखेंगे। पहला इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, आरएस मतलब इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दूसरा नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उनकी क्या होगी? इक्वल स्टेबिलिटी और इक्वल चार्ज होगा। इक्वल स्टेबिलिटी, इक्वल चार्ज। और नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, दे हैव डिफरेंट स्टेबिलिटी, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उनकी डिफरेंट स्टेबिलिटी होगी। इक्विवेलेंट मतलब कि एकदम इक्विवेलेंट होंगे। जैसे मान लीजिए C11O है, ये क्या है? O माइनस है, ठीक। या इसी स्ट्रक्चर को हम ये भी कह सकते हैं कि ये निगेटिव चार्ज पे चला गया, पॉजिटिव चार्ज पे आ गया, तो क्या बन जाएगा? C, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये O माइनस हो गया। तो एक प्रकार से देखो एक ही टाइप का स्ट्रक्चर है, दो ऑक्सीजन इसमें, दो ऑक्सीजन इसमें, एक कार्बन इसमें, एक कार्बन इसमें एक सिंगल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड और इस पे नेगेटिव चार्ज, इसमें डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज। तो इक्विवेलेंट है आपस में, इक्वल चार्ज है और इक्वल नंबर ऑफ बॉन्ड भी। ये आपका सेवेंथ पॉइंट हो गया, इसको नोट डाउन कर लें। अब हम डिस्कस करेंगे एट्थ पॉइंट। ये आपका सेवेंथ पॉइंट हो गया कि दो प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, एक इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है और एक नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसमें सेम चार्ज, सेम नंबर ऑफ बॉन्ड और उनकी इक्वल स्टेबिलिटी होगी। लेकिन जो नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उनकी स्टेबिलिटी अलग अलग होगी। अब अगला पॉइंट, एट पॉइंट लिखें, रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी अगला पॉइंट क्या लिखें? रेजोनेंस एनर्जी। तो एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी क्या होती है? एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस हाइब्रिड। अभी आपने क्या बताया था? रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है? यही रियल स्ट्रक्चर होता है। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस हाइब्रिड एंड मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल
एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस हाइब्रिड एंड मोर स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, उसे क्या कहेंगे? रेजोनेंस एनर्जी कहेंगे। और एक डेटा लिख लीजिए, आर से रेजोनेंस, ई से एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। बेंजीन रिंग की जो रेजोनेंस एनर्जी होती है कितनी होती है? 36 किलो कैलोरी पर मोल। 36 किलो कैलोरी पर मोल। ये रेजोनेंस एनर्जी क्लियर हो गया होगा। अब ये पॉइंट हम रख करते हैं। हमने आपको क्या बताया था कि 7th पॉइंट में एक इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, एक नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो कंट्रीब्यूट करता है कैसे? इक्वली, उनकी स्टेबिलिटी इक्वली होगी। और जो नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें स्टेबिलिटी के आधार पे कंट्रीब्यूशन होता है। मैक्सिमम स्टेबिलिटी, अगर मैक्सिमम स्टेबल है तो मोर कंट्रीब्यूट करेगा स्टेबिलिटी को, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम स्टेबल है वो कम कंट्रीब्यूट करेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को। ठीक, अब एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हेडिंग को रख कर दें। अगला हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट हेडिंग है लेक्चर 4 की मेथड यूज टू कंपेयर stability of different resonating structures। ये क्या है? इंपॉर्टेंट हेडिंग है। मेथड यूज टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इससे नीट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इसमें नीट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूं बनते हैं, आपको 3-4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे दिए जाएंगे, आपको ये डिसाइड करना होगा कि उसमें से कौन सा मोस्ट स्टेबल है, या आपको ये भी ऑप्शन बनता है कि इसको अरेंज करो स्टेबिलिटी के डिसेंडिंग ऑर्डर में, स्टेबिलिटी के असेंडिंग ऑर्डर में। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो उसमें मैं सीरियल वाइज नीचे प्रेफरेंस के हिसाब से बता रहा हूं। आपके सामने जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले क्या देखना है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देगा, बता के इसमें कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो आप किस आधार पे कौन कम स्टेबल है, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसको डिसाइड करेंगे। ये आप इस हेडिंग के जरिए जानेंगे। ये इस लेक्चर 4 की इंपॉर्टेंट हेडिंग है। तो पहला जो स्टेप आप करेंगे, ये स्टेप वाइज है। स्टेप 1 पहला क्या चीज आप देखेंगे कि आप ये डिसाइड कर लीजिए ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, सबसे स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो आरएस क्या हो गया? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग resonating structure having more number of covalent bond, मतलब आपके पास 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। आप ये अगर देख लें सबसे पहले कि किसमें कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है,
तो जिसमें आपको कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा निकल गए समझो, वो सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। तो पहला स्टेप आप क्या देखेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे आप कोवेलेंट बॉन्ड पहले काउंट करेंगे, उसके आधार पे आप स्टेबिलिटी को डिसाइड करेंगे। पहले इस चीज को प्रेफरेंस देंगे। मान लीजिए आपके पास जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसमें कोवेलेंट बॉन्ड एक में ज्यादा है, तो आपने मान लिया वो सबसे ज्यादा स्टेबल, उसको टिक करके आगे निकल गए। और मान लीजिए चारों ऑप्शंस में सब में कोवेलेंट बॉन्ड बराबर है। अब आप क्या करेंगे, अब आप दूसरा हथियार यूज करेंगे, दूसरा स्टेप यूज करेंगे। दूसरा जो हथियार है आपके पास वो क्या है, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसपे चार्ज नहीं प्रेजेंट है वो ज्यादा स्टेबल होगा, और जिसपे चार्ज प्रेजेंट होंगे वो कम स्टेबल होगा। ठीक है, तो दूसरा ये आपका स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या हो गया, ये क्या हो गया, पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग नो चार्ज, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग नो चार्ज, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग नो चार्ज इज मोस्ट स्टेबल। ये आपका दूसरा हथियार है, जिससे आप ये डिसाइड करेंगे कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। तो पहले स्टेप आप नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड काउंट कर लिए, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। मान लीजिए सब में कोवेलेंट बॉन्ड बराबर निकल आए, तो आप अगला आप स्टेप जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग नो चार्ज, वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो जिसपे चार्ज होगा वो उससे थोड़ा कम स्टेबल होगा। ये आपका स्टेप 2 हो गया। अब मान लीजिए स्टेप 2 में भी मान लीजिए किसी पे भी चार्ज नहीं है, या मान लीजिए किसी पे चार्ज है या सब पे ही चार्ज है, बराबर बराबर चार्ज है। अब आप क्या करेंगे, तो आप तीसरा स्टेप यूज करेंगे। पहला स्ट्रक्चर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा स्ट्रक्चर, दूसरा मतलब स्टेप जिसपे चार्ज ना प्रेजेंट हो वो ज्यादा स्टेबल। तीसरा स्टेप क्या यूज करेंगे, तीसरे जो पॉइंट में आप देखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच all conjugated resonating structure in which all conjugated atom follow octet rule। वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें सभी एटम कंजुगेटेड एटम ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं वो ज्यादा स्टेबल होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच ऑल कंजुगेटेड एटम मस्ट फॉलो ऑक्टेट रूल इज मोर स्टेबल। अगर पहले स्टेप से आपकी प्रॉब्लम ना सॉल्व हुई तो दूसरे स्टेप पे जाएंगे। पहले स्टेप में क्या था, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो आप किस पे जाएंगे, स्टेप 2 पे। फिर आप देखेंगे एक पे चार्ज प्रेजेंट एक पे चार्ज नहीं प्रेजेंट है, जिसपे चार्ज नहीं प्रेजेंट उसको आप ज्यादा स्टेबल मान लेंगे। मान लीजिए सब पे ही चार्ज प्रेजेंट हो, बराबर चार्ज प्रेजेंट हो, आपकी प्रॉब्लम फिर भी ना सॉल्व हो तो तीसरे स्टेप पे जाएंगे। तीसरे स्टेप में आप देखेंगे जिसमें सभी कंजुगेटेड आइटम का ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो रहा हो, ये तीसरा स्टेप है, तो वो ज्यादा स्टेबल है। अगर मान लो तीसरे स्टेप से भी आपकी प्रॉब्लम ना सॉल्व हो तब आप स्टेप 4 को यूज देखेंगे। और स्टेप 4 में आप क्या देखेंगे स्टेबिलिटी के लिए, स्टेप 4, स्टेप 3 से भी आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई तो आप जाएंगे स्टेप 4 को प्रोसीड करेंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन विच resonating structure in which negative charge is present
negative charge is present, resonating structure in which negative charge is present on negative atom, negative atom, negative atom, and positive charge is present on पॉजिटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम होते हैं ना, ऑन पॉजिटिव एटम इज मोर स्टेबल, इज मोर स्टेबल। जब आपकी प्रॉब्लम स्टेप 1 से ना सॉल्व हो तो स्टेप 2 पे गए, स्टेप 2 से ना सॉल्व हुई तो स्टेप 3 पे गए, स्टेप 3 से ना सॉल्व हुई तो स्टेप 4 पे गए। तो स्टेप 4 क्या कहता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन नेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन पॉजिटिव एटम। मतलब कि जैसे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो तो वो ज्यादा स्टेबल है, अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो तो वो कम स्टेबल माना जाएगा। इस कंडीशन को आप फॉलो करेंगे। अगर मान लो स्टेप 4 से भी आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है, मान लो दो जितने आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए उसमें यही कंडीशन है कि नेगेटिव के ऊपर, मान लीजिए 2 में फंस रहा मामला, 2 रेजोनेटिंग, आप 4 ऑप्शन थे, 2 को आपने एक्सक्लूड कर दिया, 2 ऑप्शन फंस रहे हैं। उसमें ये आ रहा है कि दोनों में भी एक ही कंडीशन आ रही है कि नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव, पॉजिटिव पर पॉजिटिव चार्ज है। आप क्या करेंगे, अब आप स्टेप 5 के ऊपर प्रोसीड करेंगे। ये सीक्वेंस जरूर याद रखिएगा, ये सीक्वेंस के हिसाब से ही आपको स्टेबिलिटी देखनी है, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है और 4+ मार्क्स आपको ऑब्टेन करने हैं नीट के एग्जाम में। स्टेप 5 चार्ज प्रेजेंट है। अगर मान लो ऐसा भी हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, नेगेटिव पार्ट चार्ज प्रेजेंट हो, ठीक है। तो चार्ज सेपरेशन एक होगा कि चार्ज 5 पार्ट्स में प्रेजेंट है, एक कंडीशन हो सकती है कि चार्ज दूर प्रेजेंट हो। चार्ज सेपरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो चार्ज दूर प्रेजेंट होंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कब? सॉरी, चार्ज सेपरेशन अगर बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है जब लाइक चार्जेस प्रेजेंट हो। लाइक मतलब एक जैसे, लाइक चार्जेस ब्रैकेट में नीचे लिखिएगा कि लाइक चार्जेस आर प्रेजेंट, मतलब जैसे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, ये जितनी दूर रहेंगे उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की होगी। अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, वो जितनी दूर प्रेजेंट होंगे उतनी ही उनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये 5वां हो गया। 5वां स्टेप, 5वें स्टेप में आपने क्या देखा कि चार्जेस के सेपरेशन से स्टेबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन कब? जब लाइक चार्जेस प्रेजेंट हो। अब आपका स्टेप 5 से भी मान लो कंडीशन लाइक चार्ज ना हुए, आपको अनलाइक चार्ज दिख रहे हो, तब आप क्या करेंगे? तब आप अपने छठे हथियार का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या है कि चार्ज सेपरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, मतलब चार्ज सेपरेशन बढ़ रहा होगा तो स्टेबिलिटी घट रही होगी। चार्ज सेपरेशन बढ़ रहा होगा तो स्टेबिलिटी घट रही होगी। किसके लिए? और अनलाइक चार्ज। अनलाइक मतलब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो तो ये जितने पास में प्रेजेंट होंगे उतना ही वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। और अनलाइक चार्जेस, ठीक, ये आपका क्या हो गया? स्टेप 6 में क्या है? अगर अनलाइक चार्ज प्रेजेंट हो तो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कि
अगर अनलाइक चार्जेस प्रेजेंट है तो जितने पास में होंगे उतनी ही उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये 6 पॉइंट आपको हमने बता दिए। अब यहां तक आपकी प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो जाएगी, लेकिन फिर भी 1-2 पॉइंट और लिख ले, बाई चांस इतने से भी प्रॉब्लम ना सॉल्व हुई आपकी तो आप अगला पॉइंट लिख लें, 7th पॉइंट। 7th पॉइंट लिख लें, 7th स्टेप आप लिख लीजिएगा, molecule that have more conjugation, जिसमें कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल that have more conjugation is more stable। सिंपल सी बात है, जिसमें रेजोनेंस ज्यादा हो रही है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये सिंपल सा कौन सा पॉइंट हो गया, 7। मॉलिक्यूल दैट हैव मोर कॉन्जुगेशन इज मोर स्टेबल, ये आपका 7th स्टेप हो गया। अब स्टेप 8 देखिए, अगर इससे भी आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई तो इससे ही रिलेटेड एक और ऑप्शन लिख लीजिए, मॉलिक्यूल that have cyclic resonance is more stable। साइक्लिक रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल मानी जाती है। तो ये 8 स्टेप हो गए जिसके थ्रू आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू नीट का बनता है कि आपको स्टेबिलिटी, कई रेजोनेटिव स्ट्रक्चर दिए होंगे, आपको स्टेबिलिटी पता करनी होगी। तो ये 8 पॉइंट हो गए, इसे आप नोट कर ले। पहला पॉइंट क्या हो गया, पहला पॉइंट ये हो गया कि आपको सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड देखना है। अगर कोवेलेंट बॉन्ड एक में ज्यादा आ रहे हैं तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर इस, मान लीजिए इससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो आप किस पे जाएंगे कि इसके बाद आप क्या देखेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड सबसे पहले देखेंगे, फिर देखेंगे एक पे चार्ज प्रेजेंट है, एक पे चार्ज नहीं प्रेजेंट है, और जिस पे चार्ज नहीं प्रेजेंट होगा वो जो है ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो तब भी प्रॉब्लम ना सॉल्व हुई तो आप तीसरे स्टेप पे जाएंगे। तीसरे स्टेप पे मान लीजिए एक रेजोनेटिव स्ट्रक्चर उसमें है जिसमें सभी भी कॉन्जुगेटेड एटम ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर उससे भी प्रॉब्लम ना सॉल्व हो तो आप देखेंगे कि निगेटिव के ऊपर निगेटिव चार्ज, मतलब कि ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन निगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, या पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर इससे भी ना प्रॉब्लम सॉल्व हो तो आप चार्ज के सेपरेशन पे जाएंगे। अगर लाइक चार्ज है तो जाहिर सी बात है दूर होने चाहिए, पॉजिटिव चार्ज दूर होना चाहिए तो तभी इतना स्टेबल होगा, निगेटिव चार्ज दूर होना चाहिए तभी स्टेबल होगा। और अगर अनलाइक चार्ज है तो स्टेबिलिटी जो है इनवर्स रिलेशन हो जाएगा चार्ज सेपरेशन से। मतलब निगेटिव पॉजिटिव है तो जितना करीब होंगे, जितने आसपास होंगे उतना ही ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगा। उससे भी ना प्रॉब्लम सॉल्व हो तो मॉलिक्यूल दैट हैव मोर रेजोनेंस मोर स्टेबल, फिर उससे भी ना सॉल्व हो तो मॉलिक्यूल दैट हैव साइक्लिक रेजोनेंस इज मोर स्टेबल। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हुआ। अब इसी को हम कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएंगे। ये आपने 8 स्टेप कंप्लीट कर लिए। तो एग्जांपल लिख, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl 1 2 3 4 5 6 ये 7।
CH2 माइनस CH डबल CH ये एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको क्या बताना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। स्टेबिलिटी ऑर्डर किस मैनर में, डिसेंडिंग मैनर में, मतलब सबसे ज्यादा पहले सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे फिर कम स्टेबल, फिर उससे कम स्टेबल। तो इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। तो अभी तक जो हमने आपको 8 हथियार पकड़ाए हैं, 8 जो हमने आपको स्टेप दिए हैं, उसको आप अप्लाई करें। सबसे पहले आप नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अगर देखेंगे तो इसको तो हटा ही दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 3 4 5 6 कोवेलेंट बॉन्ड है। 2 3 4 5 6 इसमें भी है, 2 3 4 5 इसमें है। तो इसको हम पहले प्रेफरेंस नहीं देंगे, इन दो में अब हम देखेंगे। तो पहले जो स्टेप हमने लिखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, हमने इसको यूज किया। तो इन 3 में हमने देख लिया कि इसको हम सबसे पहले नहीं रखेंगे, क्योंकि हम सबसे ज्यादा स्टेबल हम ढूंढ रहे हैं। तो इसको हमने अब हटा दिया, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कम है, इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है। तो अब इनमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बराबर है। इन दो में हम स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड तो बराबर हो गए। अब देखेंगे हम कि किस पे चार्ज प्रेजेंट है, किस पे चार्ज नहीं प्रेजेंट है। ये हमारा दूसरा स्टेप था। तो हमने देखा कि इस पे कोई चार्ज नहीं प्रेजेंट है, इस पे चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो गया, मतलब तीनों में सबसे स्टेबल फर्स्ट हो गया। तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, फर्स्ट हो गया आपका कंपाउंड, ठीक है। तो अब सेकंड नंबर पे कौन आ गया, सेकंड नंबर पे अब जाहिर बात क्लियर है कि इनसे ज्यादा ये दो स्टेबल है, तो इनमें ये स्टेबल है, तो सेकंड नंबर पे ये आएगा ही आएगा। हमारी ये 2 ही स्टेप से क्लियर हो गया, हमें चार्ज सेपरेशन पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 2 स्टेप हमने देखे अपने स्टेप वाइज, हमारा अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये क्या हो गया, स्टेबिलिटी का डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट, फिर सेकंड, उससे कम थर्ड। ये एग्जांपल नोट कर लेंगे। तो दोस्तों ये आपने एग्जांपल देख लिया, जिसमें हमने अप्लाई कर दिया कि हमने कैसे स्टेप्स को यूज करना है, कैसे हमें जो है स्टेबिलिटी ऑर्डर को। अब हम अगला स्ट्रक्चर जो हम शो कर रहे हैं, अगला स्ट्रक्चर हम शो करने जा रहे हैं, वो मान लीजिए ये H हो गया, ये C हो गया, ये डबल वन O हो गया, ये O माइनस हो गया, ठीक है। अब इसी का दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा वो क्या बनेगा, H C, ये O माइनस, ये डबल वन O। तो ये आपस में देख सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड बराबर है, नेगेटिव चार्ज यहाँ, नेगेटिव चार्ज यहाँ। तो यहाँ पे ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसलिए जो इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड। इन दोनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर सेम रहेगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब जो स्टेबिलिटी फर्स्ट की होगी वही स्टेबिलिटी सेकंड की होगी, ठीक है। ये अब ये एग्जांपल लिख लें। इस एग्जांपल को लिखने के बाद अब हम अगला एग्जांपल बताने जा रहे हैं। ये इसको हम कहते हैं फॉर्मेट आयन। अब अगली बार हम अगला एग्जांपल दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको नोट करें। मान लीजिए 1 मिनट,
अब हम अगला एक लास्ट एग्जांपल हम आपको बताने जा रहे हैं इस लेक्चर का। ये हेडिंग जो थी जिसमें हमने आपको स्टेप्स बताए, उसमें मान लीजिए ये क्या, मान लीजिए क्या है, फिनॉल है। ये क्या है, OH ग्रुप ये लगा हुआ है, ठीक है। इस पे लोन पेयर होंगे, ठीक है, इस पे लोन पेयर होंगे। और ये जो है ये आपका क्या था, फिनॉल हो गया, ठीक है। ये आपका पहला स्ट्रक्चर हो गया। और ये चीज, ये पहला स्ट्रक्चर के बाद ये हम दूसरा स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं। ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं ड्रा कर रहा हूं। ये OH हो गया, ठीक है। और ये हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया। ये हमारा डबल बॉन्ड हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। और एक यहाँ पे बॉन्ड था, एक यहाँ पे बॉन्ड था, ठीक है। अब अगला पॉइंट हम नोट कर रहे हैं, तीसरा स्ट्रक्चर, तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये OH हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। ये हम तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको शो कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये मान लो इस तरह से टूटा, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे। ये डबल बॉन्ड क्रिएट कर लिया, ये आपका नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए, तीसरा हो गया, चौथा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, चौथा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। चौथा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये मान लीजिए इस तरह से ब्रेक हुआ, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। और ये नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये OH, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए। फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन गया कि ये मान लीजिए फिर से इस तरह से ब्रेक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज ये गायब हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ये बॉन्ड था ही, ये बॉन्ड था, ये OH हो गया, ठीक है। तो ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट हो गया, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड हो गया, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थर्ड हो गया, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया। तो अब अगर हम इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें, अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो इसमें कोई चार्ज नहीं है, इसमें चार्ज है, इसमें चार्ज है, इसमें चार्ज, इसमें कोई चार्ज नहीं, ठीक है। तो अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे पहले नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को काउंट करते हैं, तो आप कोवेलेंट बॉन्ड काउंट कर लीजिए, तो आप देखेंगे इसमें कोवेलेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा है। और ये स्ट्रक्चर पहला और पांचवा स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर है, कोई अंतर नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हो गए। तो फर्स्ट इज इक्वल टू फिफ्थ, फर्स्ट इज इक्वल टू फिफ्थ। अब इससे कम स्टेबिलिटी किसकी है, अब ये देखेंगे हम, इससे कम स्टेबिलिटी किसकी है, अब हम वो देखेंगे। तो अब देखिए, एक हमारे पास सेकेंड स्ट्रक्चर बचा, थर्ड स्ट्रक्चर बचा और फोर्थ स्ट्रक्चर बचा। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब हम कोवेलेंट बॉन्ड देखें, तो अगर कोवेलेंट बॉन्ड देखा जाए तो वो लगभग क्या है, बराबर है, ठीक है, लगभग बराबर है। लेकिन जो नेगेटिव, यहां पर भी नेगेटिव चार्ज है, यहां पर भी नेगेटिव चार्ज। पहली बात तो सेकेंड और फोर्थ स्ट्रक्चर आपस में क्या है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है।